Hello and welcome everyone. Welcome to Mindro Munch. As we all promised you कि हम हमेशा ही आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे एपिसोड्स लेके आते रहेंगे जिसमें हम हमारे एक्सपर्ट्स से डिस्कस करेंगे उन इश्यूज के बारे में शायद जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे डील कर सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आज भी हम ऐसे ही एक मेंटल हेल्थ कंडीशन पे बात करने वाले हैं which is OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें एक इंसान एक चीज रिपीटेडली करता है। कोई थॉट उसके दिमाग में रिपीटेडली आता हो या फिर दरवाजा लॉक करके उसे बार बार चेक करना, गैस का रेगुलेटर बंद करके फिर उसे बार बार चेक करने जाना कि वो बंद है या नहीं, एक बार कोई चीज देख के या उसमें कि वो पर्टिकुलर वे में हो चुकी है या नहीं, उसके बाद भी उसे बार बार चेक करते रहना। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसपे एक इंसान के अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होते हैं, जिस वजह से वो शायद बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं जो शायद हमने नहीं एक्सप्रेस, कभी भी हम लोगों ने फेस नहीं की होगी, बट उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि ओसीडी क्या है, किससे हो सकता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं एंड एवरीथिंग अबाउट ओसीडी। सो इस पे पूरी चर्चा में आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सबकी एक मुलाकात करा देती हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर अनूप सिंह चासरिया। He is a psychiatrist and a registered member of Mindro. Thank you so much, Doctor, and welcome to Mindro Munch. नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी हाउस साइकोलॉजिस्ट प्रीति निमावत। शी इज आल्सो अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ माइंड्रो। प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। थैंक यू आन्या। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगी एक स्पेशल गेस्ट का। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज का ये पूरा एपिसोड उनके इर्द घूम रहा है, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पे ओसीडी जैसा एक इशू फेस किया जिससे उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह के बाद आज एक बहुत ही नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रही है। संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माइंड्रो मंच। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के लिए प्रीति के पास ही आना चाहूंगी। प्रीति, व्हाट इज ओसीडी? ये क्या है? इसके बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें तो इट विल बी ग्रेट। ओके, सो ओसीडी इज अ मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें कोई एक ऐसा विचार जो कि इंसान की पर्सनालिटी के बिल्कुल विरुद्ध है, कोई एक ऐसा विचार जिससे इंसान परेशान हो जाता है, वो विचार वो करना नहीं चाहता, ऐसा विचार उनको बार 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 आता ही रहता है रिपीटेडली। अगर इंसान उस विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो विचार ज्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। अब उस विचार को दूर करने के लिए इंसान काफी रिपीटेड एक्शंस करता है। उस एक्शंस को बोला जाता है कंपल्शंस। और जो बार 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 विचार आते रहते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि बहुत इंट्रूसिव और बहुत डिस्ट्रेसिंग है, उसको बोला जाता है ऑब्सेशंस। तो ऐसे उसका नाम बनता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि ओसीडी। ये भी काफी कॉमन डिसऑर्डर है। अगर हम नेशनल हेल्थ पोर्टल की डेटा की बात करें तो 2 to 3% लोगों में ये डिसऑर्डर देखा जाता है, मतलब कि 100 लोगों में से 2 या 3 लोगों को ये डिसऑर्डर होने के चांसेस है। इसमें एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है डिस्ट्रेस फील करना। जब ये विचार आते हैं तब इंसान को बहुत परेशानी होती है, बेचैनी होती है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। इसको रोकने के लिए ही इंसान को कंपल्शन करना पड़ता है या कोई न्यूट्रलाइजिंग बिहेवियर करना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू प्रीति फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डॉक्टर आपके पास आना चाहूंगी। अनुप जी, मुझे ये बताइए कि इसके कोई सिम्टम्स होते हैं क्या जिससे हम पता कर पाए कि सामने वाला इंसान शायद ओसीडी से ग्रस्त है या वो कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है? ओसीडी जैसे मैडम ने बताया वैसे बहुत ही कॉमन है, वो किसी को भी हो सकता है। आउट ऑफ 100 2 to 3% को चांस है ओसीडी होने का। वो यूजुअली डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है जेंडर को भी, या तो फिर आपके सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को भी, या तो फिर कोई भी तरीके से, कोई भी रेस, या तो फिर कोई भी इंसान को हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है। ज़्यादातर जो कॉमन एज है वो यंग एज है। यूजुअली जो स्टार्ट होता है वो 18 एज में चालू होता है, पर जो सबसे कम एज में देखने मिला है वो एट द एज ऑफ 3 to 4 years ऑल्सो
वैसे पेशेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सिम्टम्स में जैसे कि ओसीडी है, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके दो पार्ट है कि ऑब्सेशन एंड द कंपल्सन। ऑब्सेशन मतलब बेसिकली जो थॉट्स है वो, कंपल्सन मतलब कि वो थॉट्स से ओवरकम करने के लिए हमारा जो बिहेवियर रहेगा वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है या तो फिर मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है। पूरा डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसमें सिम्टम्स में एक ही थॉट बार बार आते रहना। किसी को होगा कि मुझे कहीं पे हाथ लगाया मैंने तो हाथ गंदा हो गया है, मैंने लॉक किया है तो बराबर किया है कि नहीं किया है, उसकी वजह से वो बार बार लॉक चेक करेगा या तो फिर उसके हाथ बार बार धोते रहेगा जब तक कि उसको ऐसा सेटिस्फेक्शन ना हो कि उसके हाथ क्लियर हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। वो एक ही चीज बार बार करते रहेगा। कई बार पेशेंट को पता भी होता है कि हाँ ये चीज गलत है, ये बहुत ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड हो रहा है। कई पेशेंट्स ऐसे भी देखने मिलते हैं कि हाथ धोने की वजह से हाथ में चमड़ी निकल जाती है, वैसे वाले पेशेंट्स भी आते हैं, पर दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर थॉट्स एंड द कंपल्सिव बिहेवियर। उसकी वजह से ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, जो एक जिसको ओसीडी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें ओसीडी में कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कई बार सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं। कई लोगों को गेम्स के लिए रहता है, कंपल्सिव गेमिंग हो जाता है। बेसिकली सारे जो थॉट्स हैं जो एक लिमिट से ज्यादा आ रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए उसका कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता ट्रू, मतलब एक ही थॉट को रिपीटेडली है। हाँ बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर अनूप जी। संगीता जी, अब आपसे बात करना चाहूंगी, आपको कब पता चला कि आपको ओसीडी है मैम? मैंने तो टीनेजर में ही सब शुरू हो गया। कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं, ऐसे अचानक। मैं तो जानती थी क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेंटल प्रॉब्लम मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को था, और इस वजह से मैंने साइकोलॉजी और इस तरह की चीजों में काफी इंटरेस्ट रखा था। तो मुझे तो बहुत जल्दी पता चल गया था, लेकिन परिवार वाले समझते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। काफी समय के बाद मेरा इलाज हुआ। ट्रू मैम, मैं समझ सकती हूँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी आपके लिए भी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा प्रीति से। प्रीति मैम ने भी बात करी कि उन्होंने फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बिकॉज लोगों को नहीं समझ आ रहा था। सो मुझे ये जानना है कि इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी है? या सो बेसिकली ओसीडी में और बाकी हम सारे डिसऑर्डर्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात करें ना, उसमें फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से, जैसे संगीता जी ने कहा, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि खुद को समझ आया है एक्सपर्ट से मिलने के बाद कि मुझे ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो मेडिसिन है या फिर थेरेपी है, पर फैमिली के सपोर्ट ना होने की वजह से, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से काफ़ी बार ट्रीटमेंट बीच में छोड़नी पड़ती है। दूसरी चीज़, ये इमोशन से और हमारे थॉट्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उसमें डिसऑर्डर के साथ साथ बाकी स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि कंपल्शन एक ऐसा सिम्टम है इस डिसऑर्डर का। काफी बार ऐसा होता है कि फैमिली वालों को इस प्रॉब्लम को ना समझने की वजह से या सपोर्ट ना मिलने की वजह से घर में बहुत डिस्ट्रेसिंग माहौल हो जाता है। उसमें स्ट्रेस की वजह से ये सिम्टम्स और ज्यादा एग्रीवेट होते हैं। इसके साथ एक और इसीलिए बेसिकली फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक बहुत पावरफुल थेरेपी है जिसको कि फैमिली थेरेपी बोला जाता है। जब इस डिसऑर्डर की वजह से इंसान को और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगती है या फिर फैमिली सपोर्ट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तब फैमिली को इकट्ठा करके फैमिली थेरेपी स्टार्ट किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर चीज को समझ सके, उनके सिम्टम्स को समझ सके, उनकी स्ट्रगल को समझ सके और उनको सपोर्ट कर सके। तो उससे भी फायदा मिलता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तब फैमिली को फैमिली थेरेपी के लिए जरूर लाया जा सकता है। ट्रू, मतलब अगर हम ओवरऑल उस चीज को मतलब समझे तो किसी भी डिसऑर्डर की
जब आप ट्रीटमेंट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में हो तब आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रू प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अनूप जी आपके पास ही आना चाहूंगी। हमने ओसीडी की बात करी, क्या इसमें कोई अलग अलग टाइप भी होते हैं कि अलग अलग टाइप की ओसीडीज हो? अगर इसके बारे में आप मुझे कुछ बता पाए। ओसीडी के बेसिकली कुछ अलग टाइप्स नहीं होते हैं, पर उसका कंटेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को थॉट्स है कि उसको कुछ डर्ट हो गया है, कुछ ऐसे हाथ कहीं पे टच किया है तो कुछ वायरस आ गए या तो फिर बैक्टीरिया जर्म्स आ गए हैं। कई लोगों को सेक्सुअल थॉट्स रिलेटेड ऑब्सेशंस होंगे, कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स रिलेटेड ऑब्सेशंस होंगे, कई लोगों को परफेक्शन के लिए रहता है, बॉडी बॉडी अपनी बराबर शेप में है कि नहीं है। कई लोगों को लगता है कि उनका नोज टिल्ट हुआ हुआ है, तो ज़्यादातर टाइम मिरर के सामने स्पेंड करते हैं। दे विल विजिट अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स एज वेल। तो कंटेंट के हिसाब से ही उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका पर्टिकुलर एज सच कोई टाइप नहीं होता है। थैंक यू अनूप जी फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं प्रीति के पास आना चाहूंगी। प्रीति, जैसे सर ने बताया कि स्टेजेस तो नहीं है ओसीडी में, बट हाँ उनके थॉट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सो ओसीडी का कोई स्टेज वगैरह हो सकते हैं कि माइनर्स हो गया या फिर कोई सीवियर हो गया, कोई इस तरह के स्टेजेस होते हैं जहाँ लोगों को हम समझा सके कि कितना जरूरी है। आप जब उन्हें जब आपको पता चले, आपको लगे कि समथिंग इज नॉट राइट विथ यू, तो आप उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाएं। बिल्कुल। तो बाकी सभी डिसऑर्डर्स में जैसे है, इसमें भी सिवियरिटी के लेवल्स हैं, जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। इसके साथ ही मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ओसीडी को कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन देखें ना, तो रिलेट किया जाता है क्लेanलीनेस के साथ, क्लेanलीनेस और डॉट से रिलेटेड। बट जैसे अनूप जी ने कहा, वैसे ओसीडी के थीम्स हैं, तो उसको डिवाइड किया जा सकता है। मेजर जो थीम्स, फर्स्ट है रिलीजियस, जिसमें कि जो थॉट आते हैं, जो अनकंट्रोलेबल विचार आते हैं, वो होते हैं हमारे रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। दूसरा है सेक्सुअल थीम। तो सेक्सुअल थीम में व्यक्ति के जो अनकंट्रोलेबल और जो डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं, वो सेक्स से रिलेटेड होते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हम रिलीजन की बात करें, सेक्स की बात करें और काफी चीजों की बात करें, तो ये हमारे लिए सोचना अच्छा होता है। सेक्स की बात करें तो प्लेजरेबल होते हैं उसके थॉट्स, बट ओसीडी में हमारी पर्सनालिटी के विरुद्ध वो थॉट होते हैं, तो बेसिकली इसलिए वो डिस्ट्रेसिंग होते हैं। और आगे टाइप्स की बात करें तो मिससेलेनियस थीम होती है, जिसमें कि कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं है, बट एक ट्यून या एक गाना कंटिन्यूअस बजता रहता है, जो कि पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रेस करता है, और कंट्रोल करने की कोशिश अगर की जाए तो वो बढ़ जाता है। सिंपल एक गाना ही होता है जो कि उनके दिमाग में चल रहा होता है। ये कुछ मेजर टाइप्स है। और क्लासिक ओसीडी जिसको बोला जाता है, जिस कंटेमिनेशन रिलेटेड की क्लेanलीनेस और डर्ट से रिलेटेड ऑब्सेशंस और कंपल्शंस हैं। तो ये मेजर टाइप्स या फिर थीम्स बोल सकते हैं ओसीडी की। ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर प्रीति। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, सबने ओसीडी के बारे में बात करी, सिम्टम्स के बारे में बात करी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके क्या सिम्टम्स थे जब आपको पता चला कि आप ओसीडी से सफर कर रहे हैं? जी, मेरे सिम्टम्स से मैं पानी बहुत खर्च करती थी, बार बार हाथ धोना, नहाने जाओ तो बहुत टाइम तक नहाना, ये लैट्रिन वगैरह जाते थे तो काफी लगता था कि अभी साफ नहीं हुआ है, बहुत बार बार धोते थे। कोई हाथ सिर्फ धो लेता है, थोड़ा सा पैर धो लेता है, मैं पूरे बाह तक धोती थी, आधा पैर तक धोती थी। यस, मैम, आपकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी मेरे पास एक क्वेश्चन था कि आपने कब तक आपका ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस रहा था जब आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे? जी, मैं जब ट्रीटमेंट के लिए गई थी, शुरुआत में तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा थोड़ा पढ़ाई से लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में और मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम भी थी, तो टेंशन में चली गई थी। वो पहले से था, इसके अलावा टेंशन में, डिप्रेशन में चली गई थी। तो जब मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। और उसके बाद बताया यही गया कि ओसीडी है, ये नहीं बोला कि हाँ आप उल्टी सीधी बातें सोचती है और जो नहीं है वो बोलती है, इसके पागलपन के आ चुके हैं या डिप्रेशन के आ चुके हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया।
उस डॉक्टर ने क्या किया पता नहीं, कैसी दवाइयां दी, और जो काउंसलिंग की थी जिस मैंने, उन्होंने भी बहुत अजीब सा मुझे ट्रीट किया, कहा कि ये झूठ बोलती है, और गुस्से से देखा और गुस्से से डांटा, और वो बिल्कुल ठीक से मेरे से बात नहीं की थी। और डॉक्टर ने भी अजीब दवाइयां चलाई कि मुझे तो प्रॉब्लम और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली गई। मेरी जितने भी सेंस थे वो भी खत्म हो गए। मुझे खाना खाने का भी दिल नहीं करता था, लगता था कि कोई डांटेगा कि मैं खाना खा रही हूँ, क्यों खाना खाऊं। मेरे खाना पीना सब बंद हो गया था, मैं बहुत दुबली हो गई थी। और फिर मेरे भैया ने सोचा कि ये तो मर जाएगी ऐसे, और वो डांट के खाना खिलाने की कोशिश करते थे, और बार बार डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर बोलता है कि ये दवाइयां सही हैं, यही चलेंगी, इसी से ठीक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओसीडी तो किनारे है, मेरे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था मेरे पास। मैंने ओसीडी का तो इलाज बहुत बाद में किया। मैं अहमदाबाद आई, अहमदाबाद मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं अहमदाबाद आई, मेरे हस्बैंड लेके गए वहाँ अहमदाबाद के हॉस्पिटल में। वहाँ फ्री दवाई, फ्री डॉक्टर थे। वहाँ के डॉक्टरों ने थोड़ा अच्छी मेडिसिन दी, जो जैसे जैसे मैं बोलती थी कि मुझे आज बेचैनी हो रही है, मुझे दवा से फायदा नहीं हो रहा, तो वो चेंज करते गए। फिर धीरे 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 मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते 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 नॉर्मल फील करने लगी। तो वो साइकेट्रिस्ट का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए या अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए ऐसा नहीं किया। वो दिल से चाहते थे कि मरीज ठीक हो। उनका तो बहुत, यादव सर थे, बहुत बहुत उनका व्यवहार बहुत अच्छा, फैमिली को समझाते थे कि इसके साथ बुरा ट्रीटमेंट मत करो, इससे और परेशानी बढ़ेगी, इसको डांटो नहीं, मारो नहीं, ऐसा बोलते थे, सपोर्ट करो, ये बहुत तकलीफ है, ऐसे बताते थे। जी जी, मैं वही बोल रही थी कि राइट एक्सपर्ट के पास जाना कितना जरूरी है, ये आपके पूरे एक्सपीरियंस से पता चला कि एक आप उस इंसान के पास गए जो एक्चुअली वो उस चीज को समझता है, जिसको पता है कि उस चीज को कैसे ट्रीट करना है। सो डेफिनेटली आपको उस चीज से हेल्प मिली। थैंक यू सो मच संगीता जी आपके आंसर के लिए। ट्रीटमेंट के रिलेटेड बात हुई है, तो मैं अनूप जी से ही बात करना चाहूंगी। अनूप जी, ओसीडी की ये जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मिसकंसेप्शन होता है, या बहुत सारी दूसरे वहम होते हैं कि इनकी कोई दवाइयां नहीं होती, या अगर दवाइयां लेंगे भी किसी डॉक्टर के पास से तो या तो वो स्लीपिंग पिल्स दे देंगे, या फिर कोई ऐसी टैबलेट दे देंगे जिससे मुझे कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो आप मुझे ट्रीटमेंट के रिलेटेड अगर कुछ बता सके। ओसीडी जैसे कि मैंने बोला कि बहुत कॉमन कंडीशन है, पर उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके ट्रीटमेंट में ब्रॉडली अगर देखेंगे तो फार्माकोथेरापी, मतलब कि मेडिसिन और साइकोथेरापी, जिसको हम लेमैन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि काउंसलिंग से हेल्प होती है। पर जैसे कि उसकी सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप माइल्डर फॉर्म में है और आप डॉक्टर के पास गए हैं या तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, तो पॉसिबल है कि आपको काउंसलिंग से उससे फायदा हो सकता है। पर अगर आप मॉडरेट टू सीवियर लेवल के फेज में गए हैं डॉक्टर के पास, तो फार्माकोथेरेपी एज वेल एज साइकोथेरेपी कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। पर उसमें कई सारे मीथ्स हैं कि स्लीपिंग पिल्स ही देते हैं, बाकी और कोई दवाई की वजह से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये ज़्यादातर पेशेंट्स के कंसर्न्स रहते हैं। पर ये ओसीडी एक फीवर जैसी बीमारी नहीं है कि आपने 4-5 दिन मेडिसिन ली और आप रिकवर हो गए। मेडिसिन यूजुअली महीना 1.5 महीना तो उसकी स्टार्टिंग इफेक्ट आने में ही उसको लग जाएगा। आपकी सीवियरिटी कितनी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने लंबे टाइम तक मेडिसिन लेनी है। यूजुअली विद इन अ स्पान ऑफ 15-20 डेज पेशेंट्स को उतना इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है, तो पेशेंट ज्यादातर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। दे विल कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर्स भी पेशेंट को कन्विंस करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, पर ज्यादातर पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को भी समझाने की जरूरत रहती है। पेशेंट को तो ओरिएंट करना ही पड़ेगा, पर साथ साथ में रिलेटिव्स को भी ओरिएंट करना पड़ेगा कि हाँ, इसकी ये कंडीशन है पेशेंट की, और इसमें हम आगे मैनेज कैसे करने वाले हैं, और पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको अप्रिशिएट करना है और क्या चीज में उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो पेशेंट की साथ साथ में पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उनको भी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करना बहुत नेसेसरी है। ये इनको मैडम को जो तकलीफ महसूस हुई, जो जो एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें डिपेंड करता है कि वो कौन से फेज में डॉक्टर के पास गए थे, उनका वो टाइम का फेज, वो क्या क्या सिम्टम्स थे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया हुआ होगा जो भी डॉक्टर होंगे उन्होंने। कई बार पेशेंट्स को इंसाइट नहीं रहती है, इंसाइट इन द सेंस कि उनको नहीं ध्यान रहता है कि उनको क्या क्या हो रहा है,
तो वो केस में पेशेंट के रिलेटिव्स जो है वो ही ज़्यादातर अच्छे से हिस्ट्री दे सकते हैं कि हाँ पेशेंट ये टाइम पे ऐसे बिहेव करता है, ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको। तो कंबाइंड एफर्ट रहेगा, पेशेंट के रिलेटिव और डॉक्टर्स तीनों मिलके हेल्प करेंगे तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। और मिनिमम 6 to 7 months पकड़ के चलना पड़ेगा कि हाँ उतना टाइम तो उसको मेडिकेशन या तो फिर थेरापी चालू किया है तो उतना तो लेना ही पड़ेगा, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एपिसोड्स। अगर फर्स्ट एपिसोड में आए हैं तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन विल बी शॉर्टर सेकंड थर्ड बार वही सेम कंप्लेन के साथ आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक जा सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच अनूप जी, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसके फेजेस होते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी होती है। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा और स्पेशली पीपल जो लोग अपने मरीज़ के साथ जो फैमिलीज़ आ रही हैं, उनको भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, तब जाके वो चीज़ें डील कर पाएँगे वो। थैंक यू सो मच अनूप जी फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं प्रीति के पास आना चाहूँगी। प्रीति, ओसीडी की वजह से क्या हम कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का भी शिकार हो सकते हैं? ओसीडी के साथ काफी कोमोर्बिडिटीज हो सकती है। कोमोर्बिडिटीज मतलब कि कोई और डिसऑर्डर उसके साथ में हो सकता है। डिप्रेशन मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि ओसीडी के साथ देखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर प्रीति। अनूप जी, जैसे प्रीति ने बोला कि ओसीडी की वजह से शायद डिप्रेशन हो सकता है, सो ऐसा कोई और डिजीज है जिसकी वजह से ओसीडी हो सकता है? ऐसा पर्टिकुलर कोई डिजीज नहीं है कि जिसकी वजह से ओसीडी हो जाएगा, पर जैसे कि उन्होंने बोला वैसे कोमोर्बिड कंडीशंस काफी सारी रहेगी। ज्यादातर पेशेंट्स डिप्रेसिव फीचर्स के साथ आते हैं, कई पेशेंट साइकोटिक फीचर्स के साथ भी आएंगे और कई लोगों को साथ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, कुछ एक्सीडेंट हो गया है या तो फिर कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ है घर पे भी, तो वो प्रिसिपिटेट कर सकता है ओसीडी स्टार्ट होने के लिए। और बुलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ओसीडी। यस, ओके, थैंक यू डॉक्टर। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपका ट्रीटमेंट के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात तो मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे ट्रीटमेंट के पहले मैं बीमार थी तो मुझे लगता था कि जीवन ही बेकार है, सभी गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मेरे से छूटता नहीं है, ये सब कैसे क्या होगा, तो मेरा होना ही बेकार है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। लेकिन धीरे धीरे ट्रीटमेंट के बाद मुझे जिंदगी से प्यार हो गया, मुझे अच्छा फील होने लगा कि जिंदगी जीने लायक चीज होती है, वो अच्छा फील करने लायक होती है, हंसना और जो आपको पसंद है वो करना और आसपास के लोगों साथ मिल के रहना। एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो लोग अकेले रहते हैं या फैमिली से निग्लेक्टेड कर दिए जाते हैं, मतलब वो जैसे कि मैं एक लड़की थी और मेरे पापा थे नहीं, मेरे भाई की शादी हुई तो वो अपना सेपरेट वो हो गए थे और मेरे से बातचीत करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेले रहती थी, रूम में अकेले रहती थी। उनका मतलब था कि मतलब खाना दे दो और कपड़े दे दो, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। उससे बात करूं ना करूं, उसको क्या प्रॉब्लम है जानूं ना जानूं, और बस ऐसे ही कहते थे कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, धूप में कमा के आते हैं, ये लोग देखो पंखे के नीचे बैठ के आराम करते रहते हैं। तो इस तरह के बुरे ट्रीटमेंट मेरे साथ बहुत हुए थे। लेकिन हाँ, जब मेरी अच्छी ट्रीटमेंट हो गई तब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने मतलब जिंदगी मेरी यहाँ से शुरू हुई जब से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। इसके पहले तो मेरी जिंदगी बेकार थी, बस अपने ही ख्यालों में उलझी रहती थी, मैं उससे बाहर निकलती ही नहीं थी। बिल्कुल मैम, मैं समझ सकती हूँ आप किस तरह की कंडीशन से गुजरे होंगे एंड नाउ यू आर कंप्लीटली फाइन एंड आप बहुत हंसी खुशी जी रहे हैं, ये देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर संगीता जी। एज अ प्लेटफॉर्म भी हम लोग उससे यही कहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, उससे जैसे ही आपकी कोई फिजिकल कोई इशू हो सकता है, जैसे बस उतना ही नॉर्मल है कोई मेंटल हेल्थ इशू भी होना। आपको बस एक राइट एक्सपर्ट के पास जाना है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, दैट्स इट। उतना ही एफर्ट लगेगा जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में लगाते हैं। अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों में मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, ना ही कोई इस चीज को लेकर इतना बात करना चाहते हैं। इतना टाइम आपकी प्रैक्टिस को हो चुका है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर जो थॉट्स है उसके रिलेटेड। मेंटल हेल्थ के लिए अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। लोग अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए या तो फिर डिस्कस करने से थोड़ा बहुत ऐसे हिचकिचाते हैं। पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है,
कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, लाइक मिंड्रो भी है कि जो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करता है। पर वैसे ही लाइक सुसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो सुसाइड इज वन वेरी कॉमन थिंग। अगर हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे, रोज के न्यूज़पेपर में देयर विल बी अ नंबर ऑफ सुसाइड, बट देन ऑल्सो अगर अपना कोई रिलेटिव आ रहा है, वो बात कर रहा है सुसाइड के बारे में, तो हम उसको बहुत लाइटली लेंगे और उसको बोलेंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम लोग वो बारे में डिस्कस करने से ही परहेज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। अपने बेसिक एजुकेशन में भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड उतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। जैसे कि एमबीबीएस में भी के फाइनल ईयर में साइकेट्री का सब्जेक्ट आता है, तो कई सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, दूसरे जो फील्ड के डॉक्टर्स हैं, उनको भी उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि हाँ आपको कोई डिसऑर्डर है, तो आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि आपको किसके पास जाना है, कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है, कैसे ठीक हो सकता है। अदरवाइज मेंटल हेल्थ या तो फिर जो मेंटल इलनेस है वो बहुत कॉमन है। फिजिकल हेल्थ के लिए हम जितना ज़्यादा ईगर रहते हैं, जिम जाते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए हम पर्टिकुलरली ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। स्टिग्मा बहुत है सोसाइटी में। आज भी पेशेंट्स आते हैं तो उन लोगों का अप्रोच वही रहता है कि किसी और को पता ना चल जाए। उनकी फैमिली में से कोई आएगा या तो फिर कोई सोसाइटी में से भी आएगा, तो उनका कंसर्न वही रहता है कि बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम चल रहा है। कई बार हस्बैंड सेपरेट आता है, वाइफ सेपरेट आएगी, उन दोनों को भी पता नहीं रहता है कि दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा है। उतना ज़्यादा कंसर्न है कि उसके बारे में बात करने के लिए, पर ज़्यादातर पेशेंट्स को या तो फिर लोगों को भी ऐसा रहता है कि इफ़ यू हैव विजिटेड अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपका पर्टिकुलर टैग लग जाएगा कि ये तो पागल है या तो फिर मेंटल है। तो वो स्टिग्मा हमें ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक होगा तो ही लोग ज़्यादा ओपन अप होंगे और ट्रीटमेंट के लिए या तो फिर बात करेंगे, तो ही उसका सॉल्यूशन आएगा। ट्रू, वेरी ट्रू अनुप जी। हम भी एज अ प्लेटफॉर्म वही चीज लोगों को बोल रहे हैं कि आप बात करेंगे तो उन चीजों का सोल्यूशन आएगा। क्योंकि अगर जब तक आप वो खुल के उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करेंगे, तब तक उन चीजों का सोल्यूशन लाना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। और माइंड्रो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि जो एक जस्ट क्लिक अवे आप अपने घर पे बैठ के किसी भी एक्सपर्ट से अपने इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू क्लिनिक एज वेल, कि आपको कहीं क्लिनिक जाना। जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली मेंबर्स को पता चले या उनके स्पाउस को भी पता चले, वो दोनों अलग अलग आते हैं। सो इस हद तक लोगों में टैबू एंड स्टिग्मा है इन चीजों को लेकर कि वो अपनी कंडीशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते। सो माइंड्रो को इस तरह ऑनलाइन लोगों की लाइफ में लाने का हम पूरे प्लेटफॉर्म का ही यही मकसद था कि लोगों की लाइफ में हम जितनी हो सके उतनी सहूलियत से उन्हें उन कंडीशंस में उनकी हेल्प की जाए जहां शायद वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिसके बारे में ना वो बात करते हैं ना किसी को बताते हैं। वो खुद ही उन चीजों से इतना सफर करते हैं कि जैसे संगीता जी ने भी बताया कि बहुत वर्स कंडीशन में वो पहुंच चुके थे, तब जाके उन्हें किसी एक्सपर्ट की कोई ऐसा एक्सपर्ट मिला जिन्होंने उनकी हेल्प की और आज एक बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है। सो सभी व्यूअर्स से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को अपने इश्यूज के को लेकर इतना हेजिटेट फील करने की जरूरत नहीं है। माइंड्रो सिर्फ एक क्लिक पे अवेलेबल है। सारे एक्सपर्ट्स के साथ आप आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों के बारे में बात भी कर सकते हैं। प्रीति, उसी के बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी। माइंड्रो का ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मैंने देखा कि एक तो सारे एक्सपर्ट्स को, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स को वो यूनाइट कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे ला रहा है और लोगों को मौका मिल रहा है कि वो कहीं पे भी किसी भी वक्त कहीं पे भी है वो एक्सपर्ट्स की हेल्प तुरंत ले सकते हैं। दूसरी चीज अच्छी ये है, कहीं ना कहीं मेरा माइंड्रो से जुड़ने का रीजन भी यही था कि माइंड्रो ने जो इनिशिएटिव लिया है ना, वो आई थिंक गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, कि अवेयरनेस लाना लोगों में, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना, मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्या क्या होती है ये बताना, साइको एजुकेट करना, मेंटल हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाना। ये एक इनिशिएटिव है ना, वो आई थिंक पायोनियर है माइंड्रो इस चीज में। तो कहीं ना कहीं मैं माइंड्रो के साथ जुड़ी, उसका रीजन यही था। ये एफर्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और आगे भी माइंड्रो के यही एफर्ट्स जारी रहेंगे और बढ़ेंगे कि लोगों को हेल्प करे, लोगों को जागरूक करे। मेंटल इलनेस की या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट है, इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रिवेंटेबल है, ये लोग जान सके, समझ सके।
बेसिकली ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, एज अ प्लेटफॉर्म हम मिलके यही कोशिश करते हैं, यू नो, आप जैसे एक्सपर्ट्स का भी जब साथ होता है, संगीता जी जैसे वॉरियर्स भी जब बोलते हैं कि यस दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, कि लोगों की हम हेल्प कर पाए, उन्हें इन चीजों के बारे में अवेयर कर पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत ही कम अवेयरनेस है लोगों में, बहुत ही कम इन चीजों के बारे में नॉलेज है। सही कहा प्रीति आपने। अनूप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ओसीडी के रिलेटेड मेरा आपसे है, विच इज जो हमने शुरू में बात की, आपने बताया कि ओसीडी किसी भी एज के इंसान को हो सकते हैं, ये कोई जेंडर बायस या एज बायस चीज नहीं है। सो डिफरेंट एजेस में होने वाली ओसीडीज का मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से रहता है? व्हेन आप किसी बच्चे के साथ अगर डील कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट अप्रोचेस रहेंगे? कोई एडल्ट है, कोई ओल्ड एज इंसान है, तो उस किस तरह के ट्रीटमेंट अप्रोचेस होते हैं सर? बेसिकली जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो टीन एज में ज़्यादा आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर दे डोंट हैव सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल आइडिएशंस, तो बहुत इजीली पॉसिबल है कि उनको ट्रीट कर लेना। सेम चीज़ अगर कोई बच्चा आता है तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट कि उसको बच्चे को उतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उतना काउंसिल करने के लिए उसका इंटेलेक्चुअल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। पर ज़्यादातर फोकस पेरेंट्स पे रखना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, टाइमली मेडिसिन और बाकी सब जो थेरापीज के लिए उसको एनरोल करना है वो कर सकते हैं। ओल्ड एज में थोड़ा डिफिकल्ट और हो जाता है क्योंकि साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती है, ओल्ड एज रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत ऐसे मेडिकेशंस में और उसमें भी थोड़े बहुत लिमिटेशंस आ जाते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल कि जो कोई भी एज में पेशेंट आएगा उसको ठीक हो सकता है। बस खाली आपको अप्रोच करना पड़ेगा डॉक्टर को, यू आर सपोज टू कम्युनिकेट आपको क्या क्या हो रहा है, वो उसके हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं। और साथ में कोई साइकोटिक फीचर आया है तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बट वो भी मैनेजेबल है, ट्रीट हो सकता है। ट्रू। सो किसी भी सिचुएशन में आप किसी एक्सपर्ट को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें में आपको डेफिनेटली फायदा होगा, वो चीजें क्योरेबल है। आपको जस्ट अप्रोच करना है एक राइट एक्सपर्ट को। बहुत सही कहा अनुप जी आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। प्रीति, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। सर ने जैसे यू नो एज अ डॉक्टर वो जो ट्रीटमेंट उनकी चलेगी वो उनके बारे में उन्होंने बताया। एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या थेरेपीज और काउंसलिंग किस तरह से किसी ओसीडी पेशेंट को हेल्प करेगी, मैं जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो काउंसलिंग से ओसीडी पेशेंट को हेल्प नहीं मिलती, थेरेपी से बिल्कुल मिलती है। काउंसलिंग और थेरेपी में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काउंसलिंग जब हमें डे टू डे रेगुलर इश्यूज होते हैं कुछ छोटे मोटे, तब काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ओसीडी के ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। मतलब कि ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ओसीडी ठीक होता है, ट्रीट होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिससे ओसीडी बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली ठीक होता है। उसको बोलते हैं एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक। तो ये एकदम बिल्कुल टारगेट करता है सीधे उसके सिम्टम पे, ऑब्सेशन पे और कंपल्शन पे। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके लिए शायद शुरुआत में पर्सन को वीकली ट्वाइस या वीकली थ्राइस भी कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है शुरुआत के स्टेजेस में। ठीक है, बाय द टाइम डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही सिम्टम थोड़े से कंट्रोल में आते हैं तो वीक में एक बार आना होता है और फिर काफी समय के बाद फॉलो अप सेशंस के लिए ही आना होता है। बट ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और इससे ओसीडी ट्रीट हो जाता है इफेक्टिवली। वेरी नाइस, थैंक यू प्रीति। आप दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर ने भी कि मेडिसिन किस तरह से या तो पेशेंट उस चीज का ध्यान रखे या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स, एंड थेरेपीज भी जैसे आपने बोला कि एक रेगुलर ड्यूरेशन पे अगर वो कंटिन्यू हो तो बहुत इजीली वो इन चीजों से डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। आप दोनों से ही जानना चाहूंगी रिलेटेड कि जो भी कोई इंसान शायद अगर ओसीडी से डील कर रहा है अभी इस वक्त, तो उन्हें वो कौन से प्रिकॉशंस है जो अपनी ट्रीटमेंट के दौरान लेने चाहिए? अनुप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। अगर किसी की ट्रीटमेंट चल रही है ओसीडी के लिए, तो दे आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द
थेरापिस्ट या तो साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनको, वो जैसे बोल रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए मेडिकेशन है तो मेडिकेशन, और थेरापीज है तो थेरापीज को कैसे फॉलो करना है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसा रहता है कि हाँ मुझे ये मेडिसिन लेने के बाद ऐसे प्रॉब्लम्स हुई तो मैंने डोज कम कर दिया अपना खुद से। तो ये सारे केसेस में आपको डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करना चाहिए कि आपको क्या सही डोज है। लाइक मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो मेरा प्लान रहेगा कि हाँ उसको जब फॉलोअप में बुलाया है मैंने, फर्स्ट फॉलोअप सेकंड फॉलोअप के लिए, तो मुझे आगे उसके मेडिकेशन के डोज में क्या क्या चेंजेस करने हैं। एब्रप्टली कई बार पेशेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो खुद से ही डोज कम कर देंगे विद इन अ स्पान ऑफ 15-20 डेज और अ मंथ, उनको अच्छा लगने लगता है तो कई बार मेडिकेशंस बंद भी कर देते हैं। कई सारी मेडिसिन ऐसी भी रहती है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लिया है तो उसको एब्रप्टली बंद नहीं कर सकते। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको और कोई भी इश्यू आ रहा है, घर में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि ओसीडी की वजह से, तो आपको डॉक्टर के साथ आके डिस्कस करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद अपने रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, पर फैमिली मेंबर्स भी थोड़े बर्नआउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको नहीं मैनेज हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास लेके आइए। डॉक्टर इज सपोज टू साइको एजुकेट दी रिलेटिव्स एज वेल। तो उससे ओवरऑल जो ट्रीटमेंट का अपने को जो आउटकम मिलना चाहिए वो इजीली और इफेक्टिवली मिलेगा। यस, थैंक यू सो मच अनुप जी। बहुत इजीली आपने लोगों को चीजें समझाई कि कितना जरूरी है दोनों को ही उन चीजों का प्रिकॉशन लेना। प्रीति, आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं और जिनको पता चल रहा है कि हमें भी कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स है, तो एक तो तुरंत उनको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट में आप किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। सबसे पहले ठीक से डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट लेना और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना, जब तक आपके एक्सपर्ट आपको ना बोले तब तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जो लोग ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे अनूप जी ने कहा वही मैं सजेशन देना चाहूँगी कि ये भले ही एक कॉमन डिसऑर्डर है बट इट्स अ सीरियस कंडीशन, और ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, उसको बीमारी के जैसे ही लेना है। जो भी एक्सपर्ट की सलाह है वो आपको फॉलो करनी है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टी आती है, कोई क्वेरीज होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तब पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ खुल के डिस्कस करना चाहिए, खुल के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अपने डाउट्स रिजॉल्व करने चाहिए। और आपको कोई चीज अगर अनकंफर्टेबल लग रही है तो आपको बताना चाहिए, तब आपके थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट है वो आपको हेल्प कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए और अच्छे से ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए। तो हाँ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप गूगल पे देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के खुद की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना शुरू कर दे। ये सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी चाहिए। इट्स अ कॉमन डिसऑर्डर बट इट्स अ सीरियस कंडीशन। राइट प्रीति, इट्स कॉमन डिसऑर्डर, ये किसी को भी हो सकता है। जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि इसकी कोई एज बार या जेंडर बार नहीं है, बट एक सही एक्सपर्ट के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चीज से इजीली क्योर भी कर सकते हैं और एक बहुत नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे संगीता जी ने भी कहा कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो एक वापस से एक नॉर्मल लाइफ में आई है। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर योर आंसर। आप तीनों से ही क्वेश्चंस में अपनी ऑडियंस के लिए एक मैसेज भी चाहूंगी। सबसे पहले संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एंटायर जो पूरा प्रोग्राम रहा, इवन आपका पूरा एक्सपीरियंस एक एक्सपर्ट के साथ, जैसे साइकाट्रिस्ट की बात हुई, साइकोलॉजिस्ट की बात हुई, आपकी दोनों की ही ट्रीटमेंट ठीक हुई है, उसके बाद आप अपनी एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। सो और दूसरे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनके लिए भी अगर आप एक मैसेज दे सके मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि साइकोथेरेपी जो होती है वो बहुत मदद करती है। सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। आपकी दवाइयां दे रही है, असर अंदर हो रहा है, लेकिन वो चेंजिंग जो आपका पैटर्न एक लाइफस्टाइल बन गया है, वो चेंज करने के लिए आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं। आप डर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है,
तो आपकी फैमिली कैसा बिहेव कर रही है, ये सब में मुझे तो बहुत फायदा हुआ साइकोथेरेपी लेने से। मेरी दवाई चल रही थी फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन जब किसी ने मतलब मेरे डॉक्टर ने जो रूपांगी सा थी उन्होंने मेरे पे बहुत वर्क किया। वो एक एक बात मेरे ध्यान से सुनती थी और अगली बार वो उसका सॉल्यूशन लेके आती थी कि नहीं आपको इस चीज से आपको डर है या फिर आप इसका सामना करिए। फिर यह समझाती थी कि जैसे बच्चे हैं खेल रहे हैं तो उसको हट हट बोलोगे तो वो नहीं सुनेगा और ज्यादा चिल्लाएगा, लेकिन आप इसको समझो ही नहीं कि ये बीमारी है। आप नॉर्मल लाइफ जियो और अपने अंदर फील करो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आपके अंदर डर हो सकता है, आपके अंदर शक हो सकता है, आपके अंदर ये हो सकता है कुछ पिछली जिंदगी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हो जो आपको जकड़ लिया है। तो उससे निकलने के लिए डॉक्टर जो साइकोथेरेपी दे, मैंने कर रही है कि दवाई जरूरी नहीं है, दवाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली को आपके कुछ नहीं पता, वो कुछ हेल्प नहीं कर रही, सिर्फ एक आपको डॉक्टर के पास जा रही है, दवाइयां बुखार के जैसे लाके दे रही है और उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो तो सोचते हैं कि ये तो ऐसी बीमारी हो गई, अब तो इसकी जिंदगी खत्म है, हमारी भी लाइफ खत्म है, इसको ढोना पड़ेगा पूरी जिंदगी, इसी तरह से इसको ढोना पड़ेगा। आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होता है, आपको कोई समझने वाला होता है, आपको फील होता है कि नहीं हमको मेरे जैसे भी और लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ और बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं और कोई समझता है कि मैं तकलीफ में हूँ और कोई नहीं समझेगा। आप डॉक्टर अगर साइकेट्रिस्ट ही समझा सके फैमिली को या फिर पेशेंट को तो भी ठीक है, लेकिन साइकोथेरेपी बहुत बहुत ज्यादा फायदा करता है। मुझे तो बहुत फायदा किया, अगर मैं ट्रीटमेंट लेते हुए ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने साथ साथ में वो भी चालू किया बहुत फर्क पड़ा। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपको कि आपको देख के कि आप अभी बहुत सिचुएशन से बाहर आ गई है और बहुत अच्छे से डील कर रही है अपनी लाइफ के साथ। दिस इज वेरी गुड। संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। अनूप जी, आपकी राय जानना चाहूंगी, एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से और आपकी तरफ से। सर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो कोई भी है, आज हम ओसीडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पर ये प्लेटफॉर्म पे कई सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है और आगे जाके भी होगा एज अ पार्ट ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम। और लोगों को एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट करने के लिए और जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, वो इजीली ट्रीट हो सके वैसे है, अगर आपने राइट टाइम पे राइट पर्सन से कांटेक्ट किया है तो। अल्टीमेटली डिप्रेशन है या तो फिर ओसीडी है या तो फिर एंजाइटी है, उसका जो लाइफ थ्रेटनिंग जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा दैट इज सुसाइड। हम वहां तक ना पहुंच जाए उसके लिए यू आर सपोज टू कम्युनिकेट विथ योर थेरापिस्ट, साइकेट्रिस्ट और काउंसलर। आप किसी के साथ भी किसी भी एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो हम वो लाइफ थ्रेटनिंग जो कंसिक्वेंसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हर एक बीमारी का लक्षण अलग अलग रहता है, सिम्टम साइंस अलग अलग रहते हैं, वैसे ही बीमारी के ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला रहेगा या तो फिर मैनेजमेंट रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा, ड्यूरेशन भी अलग अलग रहेगा। पर आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने की जगह पे आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बता पाएगा, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दैट इज द I will consider it as an easy way to talk with an expert instead of googling all those things, क्योंकि गूगल पे तो आप सर्च करोगे तो एक ही चीज के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाएगा that you are never supposed to get such complications in your life। पर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये मेरे को ये ट्रीटमेंट के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए। So it is better to communicate with your expert
at your time, at your convenience. माइंडरूम इसी फैसिलिटी के साथ आप लोगों के पास है कि आप जैसे सर ने बोला कि एट योर टाइम एट योर कन्वीनियंस आप अपने एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो अगर आप अनुज जी से भी बात करना चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप जब भी चाहे उनसे बात कर सकते हैं उनकी अपॉइंटमेंट लेके। प्रीति, आपसे बात जानना चाहूंगी, एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मैं माइंड्रो की तरफ से एक मैसेज सबको बिल्कुल देना चाहूंगी कि जैसे आज तो हम ओसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स है, जो मानसिक बीमारी है, वो बहुत कॉमन है और उसके काफी अलग अलग टाइप्स है। जैसे हमारे शरीर की बीमारी के अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप्स है, वैसे मानसिक बीमारी के अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप्स है। तो यह भी मानसिक बीमारी भी बहुत आम है, बहुत कॉमन है। हाँ, जो सफर कर रहे उनको परेशानी बहुत ज्यादा होती है, ये बात बिल्कुल सही है, पर यह कभी भी किसी को भी कभी भी हो सकती है और उसकी ट्रीटमेंट लेके ठीक होना चाहिए। ट्रीटमेंट अभी बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो रिकवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, ट्रीटमेंट के चांसेस भी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी भी हो जाती है। इसीलिए माइंड्रो ने यूनाइट किया है इतने सारे एक्सपर्ट्स को। यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, और आप सारे स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। डिसऑर्डर्स के लिए ही नहीं, आप अपनी कोई भी छोटी या बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम के लिए भी बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करनी चाहिए। सीक हेल्प, रीच आउट, यही मेरा मैसेज है लोगों को। वेरी ट्रू प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। बहुत आप दोनों ही एक्सपर्ट ने बहुत सही बोला कि बाहर या गूगल या फिर वो चीजें जो वो डर के मारे करते हैं कि किसी को बताना नहीं है, मैं गूगल पे जाके चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या मुझे ये चीजें क्यों हो रही है, फिर उसके इलाज भी वो वहीं से ढूंढते हैं। सो ये कोई वे नहीं है उन चीजों को डील करने का। आप डेफिनेटली वो सारे इश्यूज से बाहर आ सकते हैं, यू जस्ट नीड टू सीक हेल्प। इतने सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है माइंडरे पे, जैसे प्रीति ने बोला, सर ने बोला, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, एवरीवन इज अवेलेबल एट द प्लेटफॉर्म, जस्ट क्लिक अवे। आपको बस डर से, संकोच से बाहर आके जस्ट उनसे बात करनी है एक बार। बाकी वो सारी चीजों के लिए आपको हेल्प भी कर सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन आप सबके टाइम के लिए, और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू प्रीति, थैंक यू संगीता जी।